हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे फिजिक्स को, यानी कि साइंस से रिलेटेड हम लोग भौतिकी विज्ञान को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बुक्स हम कवर कर रहे हैं वह एस के झा सर की है। एस के झा सर की जो पब्लिकेशन आई है उससे हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जो कि अभी वर्तमान में आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी और खास करके ये जो बुक तैयार की गई है आपके रेलवे को लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। एस के झा सर को एक समय पे हमने भी उनसे पढ़ा था, तो ये एक बेहतरीन टीचर हैं और इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है फिजिक्स की। इनके द्वारा साइंस की तीनों सेगमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखी गई है। तो आशा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको इसके प्रश्न भी अच्छा लगेगा। साथ ही आपके आने वाले अभी जो एग्जाम्स है बिहार फॉरेस्टर और बीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसको देखेंगे एक एक प्रश्न को, और इसमें जो हम आपको कराएंगे वह सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव। जितने भी फिजिक्स से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उनमें जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये आप एक बार इस कंटेंट को जरूर ध्यान में रख लें। जैसे पहला चैप्टर है मात्रक एवं बीमा, दूसरा सदिश सदिश, तीसरा गति और वेग, चौथा प्रक्षेप गति। इस तरह से कुल इसमें 19 चैप्टर है। 19 चैप्टर है और 19 चैप्टर का सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो लोग हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और आने वाली आगे की सभी वीडियोज के लिए तैयार रहें। तो चलिए शुरू करेंगे एक एक प्रश्न को। आपको अगर हो सके प्रश्न ना दिखे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए इसमें जो है प्रश्न है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आगे के कुछ प्रश्न 7 प्रश्न शायद पीडीएफ एडिट करने में छूट गई है। ठीक है, तो देखेंगे 8 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को कहा जाता है वॉट। आप लोग आराम से सुनते चलें। दबाव की एसआई इकाई है, दबाव की एसआई इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक मिनट, थोड़ा पेन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। अगला प्रश्न बल की एसआई यूनिट क्या है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है 13 नंबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। प्रश्न संख्या 14 प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। प्रश्न है 15 नंबर निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। इन सभी में जो बल और उत्क्षेप बल है उसकी भौतिक राशि एक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। मीटर प्रति सेकंड या त्वरण का इकाई होता है। इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर जाते ही आप बीपीएससी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा कोड यूज करें AMAR10 AMAR10। आपको वहां पर इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट दी जाएगी। इनके सभी जानकारी और ऐप कैसे डाउनलोड करें ये सभी जानकारी आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला प्रश्न है 18 नंबर निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। अगला प्रश्न 19 नंबर दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। इन सभी में जो सापेक्ष राशि नहीं है वह है समय। अन्य सभी वेग, दूरी और त्वरण इस सापेक्ष राशि है। अगला प्रश्न है एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है। एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है
1.01 गुने 10⁵ पास्कल। पीए का मतलब है पास्कल, यानी कि दाब का मात्रक है पास्कल। अगला प्रश्न 21 नंबर, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक होता है जूल। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। वाट जो है शक्ति का। डाइन जो है यह भी बल के मात्रक के ही रूप में आता है। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई को मापता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। समुद्री मील जिसे नॉटिकल मील भी बोला जाता है, यह नौसंचालन में दूरी की इकाई है। और डॉब्सन जो है यह डॉब्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डॉब्सन जो है यह जल की बहाव को मापता है। 23 नंबर प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है। न्यूटन। अगला प्रश्न 24 नंबर, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 25 नंबर, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्वशक्ति, यानी कि हॉर्स पावर, जिसे एचपी बोला जाता है। और 1 एचपी बराबर हमने अभी बताया 746 वाट। और इसे भी ध्यान रखेंगे प्रश्न को उद्योग में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, जबकि घनत्व, विस्थापन और दाब की अपनी यूनिट है। प्रश्न है 27 नंबर, प्रतिदीप्त यानी प्रदीप्त ल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करने के की जाती है। यह किया जाता है लक्स मीटर से। 28 नंबर प्रश्न है, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा की इकाई के समान है कार्य। अगला प्रश्न 30 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चुनाव करें। तीन सभी में भौतिक राशियां हैं और मात्रक है। तो त्वरण, त्वरण का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 31 नंबर, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। साथ ही आप लोग को बता दूं, आप अगर बिहार दरोगा 2021 वाली जो भी वैकेंसी 2213 पोस्ट की है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा उसके लिए एक अलग कोर्स भी चलाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न 33 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻9 मीटर। अगला प्रश्न 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−12 मीटर। आगे 1 जूल। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इन सभी को ध्यान में रखते चलेंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है दाब की। प्रश्न है 37 नंबर, कैंडेला मात्रक है किसका। कैंडेला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता की मात्रक है। आगे प्रश्न है पारसेक। पारसेक इकाई है दूरी की। दूरी की इकाई होती है पारसेक। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आगे जो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं, उसे छोड़ करके हम लोग चैप्टर वाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं। तब ये दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो इसमें पहला प्रश्न है, अदिश राशि के उदाहरण है बल, त्वरण, तापमान और संवेग। अदिश राशि वैसी राशि को कहा जाता है जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो इसमें तापमान जो है यह अदिश राशि है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। इसमें सभी राशि सदिश राशि वैसी राशि को कहा जाता है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो यहाँ देखेंगे तो वेग, त्वरण और बल यह सदिश राशि है। तीसरा प्रश्न है, सदिश राशि के उदाहरण है। सदिश राशि के उदाहरण है बलाघूर्ण।
आगे प्रश्न है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है। आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है 2। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के लिए जो आवश्यक राशि होती है वह है 2 सदिश और अदिश। आगे दो राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है सदिश और अदिश, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अदिश गुना अदिश बराबर क्या? अदिश गुना अदिश बराबर होता है अदिश, ऑप्शन बी। प्रश्न है, समानांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी समानांतर चतुर्भुज बल के नियम के लिए कुल 2 बल का प्रयोग किया जाता है। 8वां प्रश्न है, किसी सदिश का घटक होता है। किसी सदिश का घटक होता है सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम। इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहिए तो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही वहां पर व्हाट्सएप और फेसबुक पर हमें जरूर ज्वाइन करें। आगे है न्यूमेरिकल, तो इसे छोड़ करके हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में। यह है तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में पहला प्रश्न है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है वेग, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समान रूप से कहा जाएगा जब मान और दिशा दोनों नियत होती है, यानी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रहने पर। अगला प्रश्न, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। अगला प्रश्न, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में त्वरण शून्य हो। जब वस्तु में त्वरण शून्य होता है तब तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है पिंड का वेग समरूप रहने पर। प्रश्न है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय का वर्ग के। यानी कि मुक्त अवस्था में कोई पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो समान अनुपात में होता है गिरने के समय का वर्ग का। अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम की वस्तु का पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 40/5 करेंगे जब हम, तब त्वरण बराबर होता है ए बराबर एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बाय जो वेट होती है यानी वॉल्यूम, उसका जो द्रव्यमान है उसके लिए। आगे है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है बी और सी। यहां पर कोई भी विस्थापन नहीं है इसलिए। अगला प्रश्न, गति का दूसरा समीकरण और डैश और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण जो है यह स्थिति और समय के बीच के संबंध को बताती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ गति निर्दिष्ट करता है वेग। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वैज्ञानिक शब्दावली में जाना जाता है वेग के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। आगे, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय कहलाता है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो कथन सत्य है वह है कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है अगला, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? यानी कि कोई वस्तु एक समान गति से गति करता है तो उसका त्वरण होती है 0।
प्रश्न है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह होता है दूरी और विस्थापन के लिए। अगला प्रश्न, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी जो है विस्थापन वह है वेग और समय का गुणनफल, वेग गुने समय बराबर होता है विस्थापन। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अगर वस्तु द्वारा दूरी तय की गई शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन जो है वह जितनी दूरी चली जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसके बीच में जो दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा, यानी कि जहां से चलना शुरू किया और पुनः वहीं पर लौट जाए तब वहां पर विस्थापन शून्य होती है। अगला प्रश्न, विस्थापन की परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है असमान गति। यानी कोई वस्तु समान समय अंतराल में और असमान दूरी तय करे तो वह कहलाता है असमान गति। अगला प्रश्न, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। t सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगा। t सेकंड में तय की गई दूरी होगी t⁻3/2। आगे, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। यानी कि एक सापेक्ष समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति भी बदलती है तो वस्तु गतिशील कही जाती है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु का जो त्वरण है वह प्रति इकाई समय जो है वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है। वेक्टर यानी कि सदिश राशि जो है वह है वेग। अगला प्रश्न, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है वेग। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। अगला प्रश्न है 29 नंबर, शून्य त्वरण का अर्थ है। शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर होना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है। ध्यान रखेंगे, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ते जाना, यानी कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण जो होता है एस बराबर ut प्लस हाफ at², जहाँ पर ut जो है यह प्रारंभिक वेग, u जो है प्रारंभिक वेग और t समय को दर्शाता है, a एक्सीलरेशन है। अगला प्रश्न, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो वह है दूरी। दूरी आप चाहे राउंड में चलो या अक्र वक्र चलो, कहीं भी दूरी आपकी ऋणात्मक नहीं होती है। या आप एक स्थान से चल करके पुनः उसी स्थान पर आए तो यह जो चली गई है वह कुल आपकी दूरी कहलाती है। अगला प्रश्न, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है। यानी कि कोई पिंड जो है वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है और यह h ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात अनंत होगा। यानी कि दूरी जो है, दूरी तो तय किया, अब कितनी दूरी तय की यानी h ऊंचाई, जबकि विस्थापन यानी कि वो पुनः उसी स्थान पर आ जाता है तो विस्थापन शून्य होता है।
तो यह होगा अनंत। आगे, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है किधर? बदलते हुए त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि उसकी तत्क्षणिक चाल को, यानी कि किसी वाहन की जो गति मापे जाता है ओडोमीटर में, वह उसके तत्क्षणिक चाल को, त्वरित चाल को बताता है। अगला प्रश्न है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? एक समान त्वरण पर, ध्यान रखेंगे, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण जो सही है, v बराबर u प्लस at। v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। अगला, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। यानी कि कोई पिंड जो है u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप में एक फर्श से टकराता है और फिर उसी गति से, यानी कि पहले नीचे टकराता है और फिर ऊपर उछलता है, तो गति में परिवर्तन होगा -2u। अगला, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। प्रश्न है आगे, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होता है परंतु वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति जो है उसमें चाल जो है अचर है और वेग चर होती है। अगला प्रश्न, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। यानी कि वेग v से, यानी कि उसकी कोई चाल है, उससे चलती हुई कार में बैठा ड्राइवर a दूरी पर अचानक चौड़ी दीवार को देखने पर वह क्या करेगा? या तो वह तेजी से ब्रेक लगाएगा या तेजी से मोड़ लेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड का त्वरण समरूप रहेगा तब। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में, यानी कि फ्री स्टेट में जब अगर गिरता है, गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के वर्ग का। आगे प्रश्न है, मोटर गाड़ियां ए एंड बी, ये दो मोटर गाड़ी है के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि दूरी समय ग्राफ से पता चल रहा है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? इसमें जो है एक तरफ वेग है, दूसरी तरफ समय, तो यह प्रदर्शित करता है हमें एक समान त्वरण को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शून्य में से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। प्रश्न है आगे, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d²s/dt²। आगे प्रश्न है, यहाँ ध्यान देंगे, ये शायद बुक एडिटिंग में प्रॉब्लम हुई है, 58 के बाद 49 नहीं 59 नंबर प्रश्न है। आगे, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह कथन सत्य है, इसकी त्वरण शून्य है। अगला जो है, यह 50 जो है यहाँ पर 60 होना चाहिए था, यह पूरे का पूरा यहाँ जो नंबरिंग दी गई है वह गलत प्रिंट है। आगे है प्रश्न है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होता है। प्रश्न है, मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है, यानी जो मंदता दर्शाता है वह ऋणात्मक त्वरण को दर्शाती है, रिटार्डेशन कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण है, यानी कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपात हो तो वस्तु एक समान त्वरण में होगी। प्रश्न है,
डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप कहलाती है त्वरण। त्वरण जो है एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। अगला प्रश्न, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्चिम दिशा में, यानी कि पीछे की दिशा में। अगला प्रश्न, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है। तो गति होती है एक समान। अगला प्रश्न देखेंगे, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा बिल्कुल समान, क्योंकि समान त्रिज्या की एक लोहा है और गेंद की लकड़ी यानी कि लकड़ी की गेंद है। अगर निर्वात में क्या होती है तो दोनों की शून्य हो जाने के कारण समान आएगा। अगला प्रश्न, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा में। तो ये थे, अब आगे के प्रश्न देखेंगे जो भी हैं। अब यहाँ है अगला चैप्टर। प्रश्न नंबर 1, चिमटा यानी कि फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। यानी कि उत्तोलक चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। चिमटा जो है यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक कुल 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से चिमटा तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न, मशीन की दक्षता यानी कि कैपेसिटी होती है 100% से कम। अगला प्रश्न, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न है, यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर यह के जगह पर बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक है। यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा W/P। आगे, निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है। श्रेणी 1 लीवर का यानी कि तो वह है प्लायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक लाभ के लिए सही है भार/आयास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इनमें जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जिसमें बीच में भार लगता है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, वह है तराजू। चिमटा यानी कि फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। चिमटा जो है यह उदाहरण है तृतीय प्रकार का। आगे प्रश्न है, मशीन की दक्षता यानी कि कैपेसिटी होती है 100% से कम। उसके अगला प्रश्न है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक जो होते हैं वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रश्न है, यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। यांत्रिक लाभ होता है W/P। अगला प्रश्न, प्रश्न है 5 नंबर, निम्नांकित में कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है। तो वह है प्लायर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार/आयास। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है वह है तराजू। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। और अब हम जानेंगे अगला चैप्टर जो होंगे उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। ये जो प्रश्न होंगे वह घर्षण से संबंधित चैप्टर का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्चिम दिशा में होगी। आगे दूसरा प्रश्न, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण A से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। यानी कि बल का बात कर रहा तो बल बराबर होता है मास इंटू त्वरण, यानी F बराबर ma। अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है। तो यह होती है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जो कि
क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करता है। पांचवा प्रश्न, कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होती है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है? यानी कि किसी गतिशील वस्तु की स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, यह कहलाता है बल, और बल के प्रथम नियम में ऐसा वर्णित है। अगला प्रश्न, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लग रहा हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है, झूले पर बैठे लड़के की गति हमेशा आवर्ती होती है। आगे है, झूले पर जो बैठे लड़के होते हैं उसकी गति आवर्त रूप में होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है 11 नंबर, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को F बराबर ma यानी कि बल कहा जाता है। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे साथ अनअकैडमी पर जरूर जुड़ें। अनअकैडमी पर आपको फ्री स्पेशल क्लासेज, डेली पीडीएफ और अन्य सभी सुविधाएं आपको एक अच्छे एजुकेटर के द्वारा दी जाती है। आप बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले सकते हैं, और वहां पर सबसे बड़ी बात है, आप अगर हमारा कोड AMR10 AMAR10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज ही बीपीएससी की अच्छी तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी पर। कोड ध्यान रखेंगे, AMR10 यूज करेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? इन सभी में न्यूटन के तीसरे नियम की जो व्याख्या करता है वह है रॉकेट लॉन्च करना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। 13वां प्रश्न, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह दर्शाता है गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? यह आधारित है न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन के गति के तृतीय नियम जब प्रकाशित की गई थी तो वह था 1687 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है यह लागू होता है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। आप न्यूटन की गति का सबसे बढ़िया यह है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसे ध्यान में रखेंगे, आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या सहित किया जा सकता है? यह है न्यूटन के गति का पहला नियम। इसके सारे वीडियोज को देखने के लिए आप SCIENCE यानी कि साइंस वाली प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, वहां इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता है? यानी कि जितना उसका बल होगा उतना ही बल लगाएगा, जितने भार होंगे उतना वह बल भी लगाएगा, यानी 50 न्यूटन। अगला प्रश्न, गति का दूसरा नियम है वह है संवेग से संबंधित। 20 नंबर प्रश्न है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसे गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने भी कभी जब भी आप हाई जंप करने जाते हैं
तब आप कुछ रनिंग लेकर के हाई जंप को करते हैं, तो वह कारण है गति के जड़त्व से छलांग लगाने में मदद करता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। 22 नंबर प्रश्न, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। ऑप्शन बी। 23 नंबर प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व। ध्यान रखेंगे, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहना या गतिशील वस्तु में उसी गतिशील में गतिशील रहने की प्रक्रिया यह कहलाता है जड़त्व। अगला प्रश्न 24 नंबर, जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न 25 नंबर, जब बंदूक में से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह है गति का तृतीय नियम का। बीपीएससी का फ्री प्लान लेने के लिए आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ें और वहां पर अमर 10 कोड को जरूर यूज करें। अमर 10 कोड यूज करते ही आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज मिलेंगे, डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा, 20,000 प्लस लाइव क्यूज मिलेंगे, साथ ही डेली T20 सीरीज और स्पेशल इवेंट भी दिए जाते हैं। तो आज ही हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ें और बीपीएससी का एक बेहतरीन तैयारी करें। ध्यान में रहे, कोड आप हमारा यूज करेंगे अमर 10। अमर 10 कोड को यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। आगे प्रश्न है 27 नंबर, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उससे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए धक्का देना और खींचना कहलाता है बल। 28 नंबर प्रश्न है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है, यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। आगे प्रश्न है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? यह नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला प्रश्न, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु का वजन के समान होता है। 31 नंबर प्रश्न है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? यानी कि दोनों वस्तुओं के बीच का जो बल है वह हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम को बताता है। 32 नंबर प्रश्न, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? यानी कि कोई बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की दिशा में गिरता है। यह नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। 33 नंबर प्रश्न है, वह व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तब नाव क्या होगा? नाव तट से दूर चली जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है वह है बल। ऑप्शन नंबर बी। बल जो है हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगती है। आगे बल बराबर होता है F इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। 36 नंबर प्रश्न है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का जो प्रभाव है वह हमेशा क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। 37 नंबर प्रश्न,
यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। खिंचाव कहा जाएगा जब उसे दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है। आगे है 38 नंबर प्रश्न। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ पर अगर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न हो तो उसे दृढ़ता कहा जाता है, यानी दृढ़ता कहलाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? असंतुलित बल का प्रभाव जो नहीं है वह है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 40 नंबर। डैश दो वस्तुएं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। दो वस्तुएं के मध्य परस्पर क्रिया होती है बल। आगे है 41 नंबर प्रश्न। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। प्रकृति में अकेले बल नहीं होता है। आगे प्रश्न है 42 नंबर। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है? नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। आगे प्रश्न है ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु का सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में जो बल लगाया जाता है उसे कहा जाता है सामान्य बल। 44 नंबर प्रश्न। खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का एक उदाहरण है इसमें ध्वज फहराना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। सभी बलों में होता है। सभी बलों में होता है परिमाण और दिशा दोनों। आगे प्रश्न है जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। यानी प्रश्न को समझेंगे। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल उसमें शून्य होगा। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो देखेंगे घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने यानी फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। और तीसरा है मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। वह चौथा जो है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो यह है जो गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 48 नंबर। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह रुकती है घर्षण के कारण। 49 नंबर। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण। यानी दो सतह के बीच अनियमितताएं यानी कि एक दूसरे का विपरीत हो तब वहां घर्षण होती है। अगला प्रश्न 50 नंबर। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का जो द्वितीय नियम है यह किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। यह होगी गति के दूसरा नियम। आगे है 58 नंबर प्रश्न। यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर मिसप्रिंट है। प्रश्न संख्या सभी मिसप्रिंट है। 50 के बाद 51 होगा जो कि यहाँ पर 58 लिखी गई है। तो ध्यान देंगे घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। इस बुक में कल भी एक वीडियो में आपको बताए थे कि वहाँ पर नंबरिंग गलत है। तो ये नंबर पे आप ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कुछ मिसप्रिंट जरूर है। आगे यानी घर्षण बल जो है यह कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। आगे घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह
ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि घर्षण द्वारा जो किए गए कार्य का जो है वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे, किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। रॉकेट जो उड़ान भरती है वह संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? कोई भी रॉकेट जो है वह अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के नियम पर। अगला प्रश्न है 62 नंबर, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल होती है, यानी कि जो बहुत पुराने मॉडल था पेंडुलम घड़ी का, उसका कार्य पद्धति मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक रूप में था। अगला प्रश्न, गति का प्रसिद्ध नियम दिया था न्यूटन ने। आगे, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन सभी में जो कथन गलत है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर झटका लगती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का जो तीसरा नियम है वह स्थिति और वेग के बीच के संबंध को बताता है। अगला प्रश्न, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है वह बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। ध्यान रखेंगे, न्यूटन का दूसरा नियम बल का नियम बताता है। आगे, जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा, यानी कि कोई भी प्रतिरक्षा फोर्स जो होती है उसे विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है 180 डिग्री। आगे, अब अगला चैप्टर है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से संबंधित। तो आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करते रहेंगे और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ लिंक दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? यह अधिक होता है हल्के पिंड की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वह है स्थितिज ऊर्जा। आगे, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। हॉर्स पावर जो है यह शक्ति की यूनिट है। आगे, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य होता है शून्य, यानी कि 90 डिग्री पर बल और पिंड का विस्थापन रहे तो कार्य शून्य होता है। आगे, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा जब आकार में बदलाव हो तो उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। आगे प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 kWh बराबर होता है 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। आगे, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाता है, यानी कि दोनों अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अगला प्रश्न, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रॉकेट होते हैं वह
संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह होता है अदिश राशि। अगला प्रश्न, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान हो जाएगा। यानी कि अगर किसी पिंड के गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी तो उसका नया संवेग होगा प्रारंभिक मान से 2 गुना। आगे, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की डैश में विस्थापन के होती है। यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तभी होगा जब बल की दिशा में विस्थापन होती है। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। आगे प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होगा। p और m में दोनों पदों में गतिज ऊर्जा का मान होगा p² बटा 2m। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? संवेग अधिक होगा भारी पिंड का। आगे है संवेग बराबर। संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेग m इंटू v। ध्यान रखेंगे संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अगला प्रश्न है जो कि आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो, यानी कि कोई ट्रक और कोई एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उसे रोकने के लिए अगर कोई बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न, आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है n बराबर 100%। आगे, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो यह करने का कारण है क्योंकि वह लंबे समय तक बल का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है दोनों गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। आगे, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग होती है जो इस तरह से रहती है, उसमें कंप्रेशन डालते हैं तो उस पर जो काम होता है वह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए। आगे, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। इस प्रकार के बल को कहा जाता है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, यह कार्य होता है न्यूनतम। आगे, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमेशा संवेग कहलाता है। m इंटू वी बराबर संवेग और f इंटू एफ बराबर m इंटू ए बराबर बल। बल में होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। आगे, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है चौथाई, यानी कि 1/4 है, उसे कहा जाता है भार। आगे आप लोग भी आंसर अपना लिखते चलेंगे और हमें लास्ट में बताएंगे। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ध्यान रखेंगे कौन सा नियम है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। जो सही ऑप्शन है वह है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अगला प्रश्न, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है?
निम्न में से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक कमजोर बल की श्रेणी में आती है। चौथा प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमेशा 6.6734 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ध्यान रखेंगे ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि उनके बीच की दूरी पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी दो वस्तु है उसके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया गया है तो उनके बल के बीच जो प्रभाव पड़ता है वह होता है गुरुत्वीय बल 4 गुना से कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गुरुत्वीय बल 4 गुना से कम होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करते हैं तो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। यानी जितने भी ब्रह्मांड में जो है वस्तु वह एक दूसरे को आकर्षित करता है और उसके बीच जो वह आकर्षण करता है वह उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए दो कथन ए और बी में से कौन सा या से सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है और जो बी है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। यह गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक है? ध्यान रखना है प्लेनेटरी बॉडीज यानी कि जो प्लैनेट है ग्रहीय बॉडीज के लिए जो केपलर का नियम है वह है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ये जो आपको वीडियो दिए जा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी एवं अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एसएससी, बैंक, दरोगा, पुलिस, कांस्टेबल सभी के लिए। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। यानी कि ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु है एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है तो उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल में जो परिवर्तन होता है उसमें है गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होती है। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वह एक बल दूसरे को आकर्षित करता है, इसका कारण है कि उनके द्रव्यमान के गुणक एक दूसरे के समानुपाती होंगे। अगला प्रश्न, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। किसी दो वस्तु के द्रव्यमान अगर 3 गुना किया जा रहा है तो उसके वस्तुओं के बीच का बल जो है वह 9 गुना हो जाएगा। फोर्स जो है वह 9 गुनी होगी। आगे, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इससे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान
बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो यह है उस गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। आगे निम्नलिखित में से एक गलत कथन को चुनें। इन सभी में जो गलत कथन है वह है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। कम नहीं, अधिक होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है। इन सभी में जो कथन असत्य है ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद यहाँ जो सही आंसर है वो है केवल ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा। यानी कि कोई पत्थर जो है किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है और इनमें से कौन सी स्थिति है जो स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा, तो वह है जब हम पत्थर किसी बीकर में लिए पानी से पूरी तरह निमज्जित हो, यानी कि डूबा हो। अगला प्रश्न, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। यानी कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है या जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो। आगे, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर ये वजन में पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को तनाव। ऑप्शन नंबर ए। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे इसके पूरे बुक्स जब कंप्लीट कराई जाएगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता भाषा होती है। और ये जो प्रश्न है सारे वह हीट एंड टेम्परेचर के प्रश्न हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टन में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है। ताप की एसआई इकाई होती है केल्विन। तीसरा प्रश्न है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन दाब के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। इसे मापा जाता है पूर्ण विकिरण उताप मापी द्वारा। पांचवा प्रश्न हमारा, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है। तीन में जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है छठा नंबर, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा, पायरोमीटर थर्मामीटर द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं कितना। सेल्सियस पर जल का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा का चालकता का मान क्या है। ऊष्मा के चालकता का मान है अनंत। अगला प्रश्न हमारा, एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है। एक अच्छे तापरोधक में निम्न ताप चालकता होती है। प्रश्न है आगे हमारा, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। सतही घटना जो कि सरफेस पे होती है वह है वाष्पीकरण। अगला है 11 नंबर प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल पर समान होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये जो है मिनिमम टेम्परेचर होती है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। बॉयल के नियम का पालन होता है निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। 14वां प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का काम करता है सोलर सेल। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान जो माना जाता है वह है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? जल का प्रयोग किया जाता है उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारता के लिए। आगे देखेंगे, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब हमेशा बढ़ जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? इन सभी में जो विद्युत का सुचालक नहीं है वह है चीनी मिट्टी के बर्तन। अन्य सभी निकेल, एल्यूमिनियम और टंगस्टन विद्युत के सुचालक हैं। प्रश्न हमारा डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो यह है ऊष्मा जो है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? वह है प्लास्टिक, एवोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। अगला प्रश्न हमारा डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पीवी और एचजी, यानी कि मरकरी और सीसा जो है यह ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में थर्मिस्टर जाना जाता है। अगला प्रश्न, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? वह होता है काला। प्रश्न है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? ध्यान रखेंगे, वह तापमान टेम्परेचर का बात कर रहा है जिसमें ठोस जो है वह द्रव बन जाता है, वो कहलाता है गलनांक। अगला प्रश्न, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो वह कहलाता है क्वथनांक। अगला प्रश्न, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म होता है निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान और बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। प्रश्न नंबर है हमारा 30, पानी का हिमांक बिंदु होता है। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, परम शून्य। परम शून्य ताप जो है यह 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम ताप को दर्शाता है। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा नीचे दिए गए लिंक जो है उससे ज़रूर ज्वाइन कर जाएं, जहां पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दिए गए हैं, वहां ज्वाइन कर जाएं, आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कोड है AMAR10। अमर10 कोड को आप अगर यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और हमारा कोड अमर10 यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त करें। अगला प्रश्न है 32 नंबर, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो है यह कम तापमान को दर्शाता है। प्रश्न हमारा, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो यह होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि?
ऊनी कपड़े जो है शरीर में गर्म रखता है क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित करता है। प्रश्न नंबर है हमारा आगे, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए है, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, और आर है, लोहा गर्मियों में फैलता है। तो ये सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों। आगे देखेंगे, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। अगला प्रश्न, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से बाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी कि बाष्पित हो जाता है। अगला प्रश्न, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित होता है। गर्मी जो है सीधे थर्मल ऊर्जा की मापन से संबंधित है। प्रश्न है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो वह है बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गति का शून्य व नियम यह बताता है कि ऊष्मा गति का जो शून्य नियम है वह बताता है हमें, जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। यानी कि शून्य प्रणाली जो है दो प्रणाली तीसरी के साथ जुड़ता है तो एक दूसरे का ऊष्मा संतुलन हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ जो सही है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति न्यूनतम है। प्रश्न है हमारा 45 नंबर, पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह है विकिरण के लिए। आगे प्रश्न है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर। अगला प्रश्न, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड समान तापमान तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि ऊष्मागतिकी के प्रणाली में जब आयतन स्थायी रहता है तो उसे सममितीय प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? यानी कि P इंटू भी प्लस यू को कहा जाता है एंथैल्पी। अगला प्रश्न 50 नंबर, संघनन क्या है? कंडेंसेशन क्या होता है? तो वह वाष्प का द्रव में परिवर्तन कंडेंसेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है। पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है ऊष्मा शोषी परिवर्तन। अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऊष्मा से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है, ऊष्मा गतिकी विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? एंट्रोपी को परिभाषित करता है द्वितीय नियम। आगे प्रश्न है, कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उससे तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। अगला प्रश्न, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? मानव शरीर में सामान्य माना जाता है वह है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, 273 केल्विन का मान क्या होगा?
273 केल्विन का मान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तापमान का मात्रक पास्कल नहीं है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। अन्य सभी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तापमान की मात्रक है। अगला प्रश्न है, यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है तो T1 और T2 के बीच की सही संबंध क्या है? क्या होगा? T1 ग्रेटर देन T2। अगर आप लोग बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज क्रिसमस डे के दिन आप लोगों के लिए एक कॉम्बो ऑफर लाया गया है। इस कॉम्बो ऑफर में आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा है सिर्फ 299 में डेली क्लासेज प्लस डेली टेस्ट सीरीज। आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं 7654957719। रिपीट कर रहे हैं 7654957719। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें और बिहार दरोगा की एक संपूर्ण तैयारी करें। इसमें अगर आप चाहेंगे सिर्फ डेली क्लास के लिए तो डेली क्लास आपको दी जा रही है 249 में, और अगर आप डेली सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं वह आपको दी जा रही है 149 में। यही अगर आप दोनों को कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपको सिर्फ 299 में मिलेगा। तो आज ही आप हमसे संपर्क करें इस नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। यानी समझेंगे कि तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल्स लॉ कहा जाता है। प्रश्न है, थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। थर्मिस्टर जो है यह थर्मल रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। अगला प्रश्न, दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो दोनों गोला समान फैलेंगे। अगला प्रश्न, डैश तंत्र सरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो यह है संवहनीय। संबंधित तंत्र जो है तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है और यह संवहनीय होती है। अगर पौधों की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम उत्तक। अगला प्रश्न, द्रव और गैसों के तापमान अंतरण का मुख्य कारण होता है संवहन। आगे है, यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य है। अगर किसी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा अनंत होता है तो ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न, समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है बाह्य कार्य करने में। अगला प्रश्न, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। अगला प्रश्न, यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप यदि गैस द्वारा कार्य किया जाएगा तब ताप कम होता है। आगे प्रश्न है, वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है कहलाता है ऊष्मा इंजन। आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक है तांबा। प्रश्न है, एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ है। आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका मतलब है इसका ताप स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है अनंत। अगला प्रश्न, वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। अगला प्रश्न, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। अगला प्रश्न हमारा संवहन होता है। संवहन जो होता है यह द्रव तथा गैस दोनों में
होता है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? तो यह होता है निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता। अगला प्रश्न, यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब ऊष्मा का संचरण होता है। यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म किया जाता है तो ऊष्मा का संचलन न तो संचालन, न विकिरण, न संवहन द्वारा होती है, यह होता है वाष्पीकरण द्वारा। आगे है, एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाए तो सभी बाह्य विकिरण परिवर्तित करने के लिए। अगला प्रश्न, जब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान अपरिवर्तित रहता है। आगे है, एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे ताप में वृद्धि होती है, यह पहले दिखेगा लाल रंग का। अगला प्रश्न, एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का तीव्रतम विकिरण होगा यदि उसकी सतह यदि श्याम एवं विषम है। अगला प्रश्न, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस जो है यह द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। आगे प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उताप मापी से। अगला प्रश्न है 84 नंबर, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये मापन किया जाता है अपेक्षिक आर्द्रता की। प्रश्न हमारा, पूर्ण विकिरण उताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उताप मापी यह सिद्धांत है स्टीफन के नियम पर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक होता है लकड़ी। प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। आगे चलेंगे, हमारा प्रश्न है 88 नंबर, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? विद्युत का काफी अच्छा चालक है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में की चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, किसी वस्तु का ताप जिसका सूचक है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो यह पिघलाया था हम्फ्री डेवी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? W/Q बराबर जूल, ये वर्ग से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ अगर देखेंगे ये टेम्परेचर का फॉर्मूला जो है ये W/Q बराबर जूल। अगला प्रश्न है 96 नंबर, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान होगा। तो उस वस्तु का तापमान बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस के। आगे प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो यह होगा 32 डिग्री सेल्सियस के। अगला प्रश्न, यदि कांच एवं पारद यानी पारा का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद कार्य नहीं करता है। आगे प्रश्न है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है? तो यह होता है एल्युमिनियम का। आगे प्रश्न है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान हमेशा घटते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या पदार्थ में
किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? विद्युत का सुचालक बनता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98 डिग्री तो सेल्सियस स्केल पर यह होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। आगे प्रश्न है 104 नंबर, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका कारण है कि लकड़ी जो है ऊष्मा का एक अच्छा कुचालक होता है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यह होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और अगला प्रश्न 108 नंबर, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। तो ये थे आज के 108 प्रश्न। इसके आगे कुछ और भी प्रश्न हैं, वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रहे होंगे, क्योंकि ये आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जिसके अगले पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और अपने कंधों पर 2 स्टार का शौक रखते हैं और समाज में एक अलग पहचान, एक रुतबा रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। और कम पैसे में एक बेहतर तैयारी का सुनहरा ऑप्शन और सुनहरा विकल्प लेकर के हम हाजिर हैं। इसमें आपको बिहार दरोगा 2020-21 की जो एग्ज़ाम होने वाली है 213 पोस्ट की, उसके लिए हमने आज क्रिसमस डे ऑफर लेकर आया है। ये बहुत ही कम रुपयों में आपको एक अच्छा बेहतर विकल्प दी जा रही है। इसमें आपको हम कराएंगे 2 चीज़ें। जहां पर लास्ट 2 महीने आपके पास बचे हैं, उसमें हमारे द्वारा कराई जा रही है डेली क्लासेज और ओनली प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहें तो डेली क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ मात्र 249 रुपये में कराई जा रही है, जो कि हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से। और इसकी मीडियम होगा हिंदी, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होगी, जैसा कि एग्जाम सभी ईएसआई और बिहार दरोगा मेंस में पैटर्न आया था। तो उसी तरह से नए पैटर्न पर हमारे द्वारा कराई जाएगी। और ये जो क्लासेज हमारी चलेगी वह मंडे टू फ्राइडे होगी, साथ में सैटरडे और संडे रिवीजन डे होंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं आप मात्र 149 में, मात्र 149 पर मंथ में आप कर सकते हैं। यह कोर्स भी हमारा 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि ऑनलाइन होगी और पूरे MCQ में 100 प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसमें एक बेहतर और एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। टेस्ट की जो मीडियम होगी वह हिंदी होगी और मंडे टू फ्राइडे कराए जाएंगे। अगर इसे ही आप दोनों खरीदना चाहते हैं तब आपको मात्र 299 में ये दोनों मिलेंगे, जिसमें आपको डेली क्लासेज भी शामिल होंगे और डेली 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 7654957719 पर। आज आप हमें कॉल करें और हमसे जुड़ें और एक बेहतर तैयारी जरूर करें। तो जरूर जुड़ें एक अच्छे पहचान और एक अच्छे रुतबा के लिए।